विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग इसके नाम पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें शब्द आया है दो चर। दो चर यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशियां हों। आप लोग कक्षा 9 में चर के बारे में जान चुके हैं, चर वेरिएबल के बारे में जान चुके हैं। फिर एक बार जान लीजिए चर का मतलब क्या होता है, चर राशि का मतलब क्या होता है। किसी भी समीकरण में जिस राशि का मान हम ज्ञात करते हैं उस राशि को ही चर कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं, किसी भी समीकरण में जिस राशि का मान अज्ञात होता है उसको चर कहते हैं। जैसे अगर दिया है समीकरण या आपका ax + 5 = 10 ऐसे दे दिया है, तो इस समीकरण में x का मान अज्ञात है तो x ही चर कहलाएगा। अगर हम इस समीकरण को सरल करेंगे तो x का मान निकालेंगे, अर्थात किसी समीकरण में जिस राशि का मान निकाला जाता है उसी को चर कहते हैं। तो इस प्रकार के समीकरणों को हम लोग कक्षा 9 में सॉल्व कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हों। वह चर राशि x y p q m n कुछ भी हो सकता है। तो खास करके जो लिया जाता है दो चर, ज़्यादातर दो चर x y ही लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए समीकरण ax + by + c = 0। समीकरण ax + by + c = 0 को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर दो चर x और y है, a b c चर नहीं है। a b c तो वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर x और y दो चर है, और चूंकि एक समीकरण हम लिखे हैं, एक समीकरण लिखे हैं, तो दो चर होने के कारण इसको दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जा रहा है। जहाँ पर a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल होती है। काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी वास्तविक संख्याओं में शामिल है। तो ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु a और b 0 नहीं हो सकता। a not = 0, b not = 0। क्यों a और b 0 नहीं हो सकता है। c 0 हो सकता है, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकता है। इसके पीछे का कारण है कि जैसे मान लीजिए ये ax + by और +c = 0, यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अगर हम a का मान 0 ले लें, b का मान 0 ले लें और इस मान को इस व्यापक समीकरण में रखें, तो 0 × x + 0 × y + c = 0। तो x का 0 में जब गुणा होगा तो x नष्ट हो जाएगा, y का जब 0 में गुणा होगा तो y नष्ट हो जाएगा।
यानी सी बराबर केवल 0 बचेगा, सी बराबर केवल 0 बचेगा। जबकि हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, अर्थात जिसका मान हमको ज्ञात करना है वही नष्ट हो जाएगा, एक्स वाई खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ए और बी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई का ही मान हमको निकालना है। अगर एक्स वाई नष्ट हो जाएगा तो फिर मान हम किसका निकालेंगे। अब आगे देखिए, यानी यहाँ पर ए और बी, ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु ए नॉट इज इक्वल टू 0, बी नॉट इज इक्वल टू 0। अब दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, यह जो है दो चरों का एक समीकरण है, दो चरों का एक समीकरण है। और यहाँ पर लिखा जा रहा है दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। व्यापक रूप, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, यदि हमें किसी एक चर का मान निकालना है तो हमको एक समीकरण की आवश्यकता होती है। जब दो चर का मान निकालेंगे तो हमको दो समीकरण की आवश्यकता होगी, यानी दो चर में दो समीकरण रहेगा तभी दोनों चरों का मान निकलेगा। आगे हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, आप भी उसे, तीन चर एक्स वाई जेड रहेगा तो हम तीन समीकरण से ही तीनों का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो चर एक्स और वाई है, दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो अब हम दो समीकरण लेंगे और दोनों समीकरण में अंतर रखने के लिए अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यह दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। व्यापक रूप है मतलब इसी तरह का दो समीकरण रहेगा जिसमें दो चर होंगे। फिर यहाँ पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a1, b1 0 के बराबर नहीं होगा। जब a1, b1 0 के बराबर नहीं होगा तो इनके वर्गों का योग भी 0 के बराबर नहीं होगा। इनके वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उदाहरण, 2x प्लस 3y बराबर 5, फिर x माइनस 2y बराबर 3। अब यदि हमको इसके मानक रूप से कंपेयर करना, तुलना करना है तो इस 5 को इधर उठा लाएंगे, इस 3 को इधर उठा लाएंगे, तो a1 का मान हो जाएगा, a1 का मान देखिए a1 के जगह पर 2 है, मतलब x का गुणांक a1 है। पहले समीकरण में a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 का मान -5 है, क्योंकि इस 5 को हमको इधर लाना है, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस से, तो c1 का मान -5 है। ऐसे दूसरे समीकरण में a2 का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 1 x में गुणा कर रहा है, a2 का मान 1 है और b2 का मान -2 है। फिर c2 यानी इसको जब इधर लाएंगे तो c2 का मान -3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो यदि हम इन समीकरण से ग्राफ खींचेंगे, जो मान निकलेगा उससे ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए यहाँ पर रैखिक शब्द लगाया हुआ है, यहाँ पर रैखिक शब्द लगा हुआ है। चूँकि दो समीकरण है, युग्म है, तो हमको दो रेखाएं प्राप्त होंगी, और हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि एक तल में यदि दो रेखाएं हों तो
निम्न में से केवल एक संभावना हो सकती है। अगर हमारे पास एक तल में दो रेखाएं हैं तो तीन स्थितियों में से केवल एक स्थिति हमारे पास होगी। नंबर एक, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब तल में दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करती हैं। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तब कौन सी संभावना होगी? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो अर्थात वे समांतर होंगी। दूसरी स्थिति है कि अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो समांतर होंगी। फिर यदि प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर नहीं होती हैं, तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाएं समपाती मतलब एक ही रास्ते पर जाने वाली होती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब यहाँ पर परीक्षाओं में शर्त ही पूछता है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनके लिए शर्त बताइए, या उन रैखिक युग्म का हल क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख खींचने पर, जैसे ये दो समीकरण दिया है और जब इसके उदाहरण जो इसी तरह का रहे लेकिन वास्तव में रहे, ये तो मानक रूप का है यानी इनके उदाहरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो हमको दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस तरह के समीकरणों का जब हम आलेख खींचेंगे ग्राफ पेपर पर तो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। उन दोनों रेखाओं की तीन स्थितियां हैं। पहली है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। हम क्या किए, दोनों रेखा के समीकरण से ग्राफ खींचे तो दो रेखाएं मिली। आगे बताया जाएगा कि आप ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो ये दो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, तो दो रेखाएं यदि प्राप्त हो रही हैं तो कन्फर्म होता है कि a1 बटे a2 नहीं एक मिनट, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये क्लियर रहता है कि a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कन्फर्म है कि a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। अगर ऐसा है तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, मतलब दोनों चरों x और y का केवल एक ही मान प्राप्त होगा जो अद्वितीय होगा, अर्थात उसके अलावा कोई दूसरा मान नहीं प्राप्त होगा। अब देखिए आपके पास दो समीकरण रहेगा, दोनों समीकरणों से जब आप ग्राफ खींचेंगे तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी। वे दोनों रेखाएं क्या हो सकती हैं, दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। जब समांतर होंगी तो a1 दोनों समीकरणों में क्या शर्त होगा, मतलब a1 और a2 b1 b2 c1 c2 में क्या शर्त होगा। तो a1 बटे a2 यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। तो यदि कोई दो समीकरण दिया है और दोनों समीकरणों से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल करके इसमें रख दीजिए। यदि इसका पालन हो रहा है तब कन्फर्म है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब जब ग्राफ आप खींचेंगे, बिंदु निकाल करके ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर ही निकलेंगी। फिर तीसरी स्थिति है कि दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। दोनों रेखाएं समपाती होती है। जो दो समीकरण आपके पास रहेगा उन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, आप ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो हो सकता है ग्राफ में दोनों रेखाएं समपाती हो जाए, मतलब एक ही रास्ते पर जाए। तो इस दशा में समीकरण निकाय जो होता है, समीकरण युग्म जो होता है, देखिए समीकरण युग्म का अनेक हल होता है, अनेक हल
होता है या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, मतलब x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछ लेता है कि समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्त होती है। तो समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। फिर या ऐसे पूछ लेगा इसी को और घुमा देगा, कह देगा कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या शर्त है। तो आप कह सकते हैं a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। फिर दो रेखाओं के समांतर होने के लिए शर्त, या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसके लिए शर्त बताइए। तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। और दो रेखाओं के समपाती होने का जो शर्त है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो जो कॉन्सेप्ट हम अभी बताए हैं इससे आप लोग पहली प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं, इतने से पहली प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे कि समीकरण युग्म को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, समझिए। नोट आपके पास भेज दिए हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।